नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज स्टूडियो में लंबा चौड़ा पैनल इसलिए है क्योंकि 2024 का एजेंडा क्या होगा, याद रखिए ये वो चुनावी साल है जब तय होगा कि क्या तीसरी बार मोदी सरकार या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया कर देता है कोई कमाल। इस बार अगर आप देखें तो जनवरी के महीने में पावर पैक्ट इलेक्शन कैंपेनिंग आप देखेंगे तमाम पार्टियों की तरफ से। जनवरी से उसकी शुरुआत हो जाएगी। दो बड़ी घटनाएं जिसे कहा जा रहा है, एक तरफ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को, तो 15 जनवरी से 14 राज्यों के भ्रमण पर भारत न्याय यात्रा के साथ निकलेंगे राहुल गांधी। विपक्षी गठबंधन इंडिया में कौन करेगा कमाल। नीतीश कुमार की पार्टी में ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर नीतीश बाबू ने खुद कमान संभाल ली है। इंडिया गठबंधन चेहरे के खिलाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी वो अब नहीं चाहते हैं किसी चेहरे को सामने रखा जाए मोदी के खिलाफ। इन सब का मतलब और अर्थ क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। चार खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में यहां पर मौजूद हैं। 24 की शुरुआत इस नए पैनल के साथ। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्र प्रवक्ता, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। आलोक शर्मा जी, राष्ट्र प्रवक्ता, प्रखर वक्ता, कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। राजीव रंजन जी, प्रवक्ता जेडीयू के, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और अरविंद वाजपेयी जी, प्रवक्ता एलजेपी रामविलास गुट के, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए देखते हैं 2024 का एजेंडा क्या होगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। 2024 में क्या एक बार फिर बीजेपी का मंगल होगा या विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर बीजेपी का विजय रथ रोक पाएगा। एक तरफ बीजेपी 10 साल के गुड गवर्नेंस का दावा करते हुए 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने को लेकर बेकरार है, वहीं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को भी बीजेपी चुनावी मन से भुनाने को तैयार बैठी। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया कह रहा है कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है, अब जनता ने बीजेपी की विदाई का मन बना लिया है। हालांकि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों में कई मुद्दों को लेकर मतभेद सामने आ चुके हैं, जो अगर समय रहते दूर नहीं हुए तो विपक्ष के लिए बीजेपी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। वहीं राम और राम मंदिर को लेकर भी सियासत जारी है। 22 तारीख को दीपोत्सव मनाने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है राम मंदिर को उद्घाटन दो। जब केंद्र पे इंडिया महागठबंधन का ध्वजा लहराएगा उसी दिन राम घर आएंगे। इंडिया की चौथी बैठक में ये तय हुआ कि 31 दिसंबर तक हर हाल में सीट शेयरिंग पर फाइनल फॉर्मूला तय हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब बीजेपी और विपक्ष के बीच वार पलटवार तेज हो गया है। कोई सीट शेयरिंग का इशू नहीं होगा, लेकिन ये जो पूरा मसला है सीट शेयरिंग का, वो हम दिल्ली में बैठकर सुलझाएंगे। जब कोई मिशन और विजन ना हो, केवल एम्बिशन हो, करप्शन हो, कमीशन हो और केवल इस प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी पंजाब और दिल्ली में चलता है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बनाम लेफ्ट बनाम कांग्रेस चलता है। केरल में कांग्रेस पार्टी लेफ्ट पार्टीज को डिक्टेटर, साइकोपैथ, कावर्ड कहती है। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में झगड़ा चल रहा है। महाराष्ट्र में फिर किस प्रकार से झगड़ा चल रहा है। इसीलिए 4 मीटिंग के बाद भी इंडी गठबंधन ना लोगो तय कर पाया है, ना लोगों के लिए क्या करना है वो तय कर पाया है, ना नीति तय कर पाया है, ना नेतृत्व तय कर पाया है। और ये जो गठबंधन है, दरअसल ये केवल और केवल अपने एम्बिशन, करप्शन और कमीशन को साधने वाला है, कंफ्यूजन भरा है और एक दूसरे के प्रति किस प्रकार की नेगेटिव भावना उनके मन में है उसको दिखाने वाला गठबंधन है। इनके पास देश के लिए कोई मिशन विशन नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इससे विपक्ष, खासतौर कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। राहुल की यात्रा पूरब से पश्चिम यानी मणिपुर से मुंबई तक होगी। 14 जनवरी से शुरू होने वाली यात्रा 20 मार्च तक चलेगी। भारत न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी 14 राज्यों के 85 जिलों से गुजरेंगे। यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से गुजरते हुए महाराष्ट्र में मुंबई पर समाप्त होगी। यानी एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर है,
ठीक उसी समय राहुल न्याय यात्रा के जरिए लोकसभा चुनाव से पहले जनता के दिलों में दस्तक देने निकलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। उधर इंडिया गठबंधन में कई राज्यों में सीटों को लेकर कलह की स्थिति बन रही है। सबसे ज्यादा खींचतान पश्चिम बंगाल में है, जहां सीटों के दावे पर छिड़े संग्राम में जुबानी जंग जारी है। But in Bengal, the state Congress, they are playing a role of dalal of Bhajpa, because in 2021, Trinamool Congress fought the battle and defeated BJP. When this Congress and CPM made an alliance and only to create vote division and help BJP, they fought the election and got 0. তৃণমূল বলে দিয়েছে দেশে তারা রাজ্যে তারা নয়, অর্থাৎ আমাদের কিছু যায় আসে না। এতে আমরা আমাদের প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে চলেছি। কে আমাদের সঙ্গে এলো গেল তার আমরা ধারধারি না। এই মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূলকে বিজেপিকে একবার নয় বারবার আমরা হারিয়েছি, আবার হারাবো। এগুলো জোটের সম্ভাবনা তো দিদি নস্যাৎ করে দিয়েছে। আপনার দিদির কথা শুনুন বেশি করে, তাহলে দেখতে পাবেন দিদি নিজেই জোট চায় না। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিজে জোট চায় না, কারণ তার জোট করতে গেলে অসুবিধা আছে। তাকে যে কাজ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই কাজে তাকে দোধ করতে দেওয়া অসুবিধা আছে তার। কংগ্রেস তার নিজের ক্ষমতায় লড়বার ক্ষমতা রাখে, যেখানে আমাদের নিজের ক্ষমতা আছে সেখানে আমরা লড়বো, এটা স্পষ্ট কথা। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना में खींचतान मची है। मेरे साथ संजय जी भी थे, हमने खड़गे साहब से बात की है, राहुल जी से बात की है, और ये तय हुआ है कि जो भी कुछ बात करनी है हम दिल्ली में करेंगे। और इसीलिए आज तक किसी ने ऊपर से उनके जो शीर्ष नेता है उनके यहाँ से कोई ऐसा संदेश आया नहीं कि ऐसे होगा वैसे होगा, और इसलिए कोई किसी को कुछ कहना है कहने दो। बात बिहार की करें तो पहले विपक्ष के पीएम पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे नीतीश कुमार भी टेंशन में है। नीतीश की अपनी पार्टी जेडीयू में खलबली है। नीतीश ने ललन सिंह से कमान लेकर पतवार खुद थाम ली, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन का कोई चेहरा सामने नहीं आया। इसलिए बीजेपी तंज कस रही है कि बिखरा बिखरा विपक्ष खुद को नहीं संभाल पा रहा तो देश क्या संभालेगा। अब इंतजार है 2024 में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी या विपक्ष बीजेपी को हैट्रिक लगाने से रोक देगा। आज तक ब्यूरो। 2024 की बिसात है। सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे, माननीय सांसद जी, 2024 की बिसात क्या अयोध्या नगरी है बीजेपी के लिए? क्या राम मंदिर और फिर अबू धाबी में जाकर बैप्स हिंदू मंदिर के साथ हिंदू हृदय सम्राट, ये शशि थरूर कह रहे हैं, उनके शब्द हैं, इस प्लैंक पर, इस जमीन पर आप लोग 2024 का दांव चल रहे हैं? एजेंडा क्या है आपका? देखिए, पहली बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि श्री राम जन्मभूमि का मंदिर चुनाव तो छोड़िए, राजनीति का विषय भी नहीं हो सकता। यह भारतीय अस्मिता का विषय है और इसका 2024 से नहीं 1527 से कनेक्शन है, 1528 से, जिस समय भारतीय संस्कृति के मान बिंदुओं को पददलित करने के लिए उस समय विदेशी आक्रांताओं के द्वारा यह राम मंदिर तोड़ा गया था। तो आज मैं इस बात को रिपीट करता हूं, सरदार पटेल ने जब सोमनाथ का मंदिर बना था तो उन्होंने यही कहा था कि जब जब भारत पराधीन हुआ है तो सोमनाथ का मंदिर ध्वस्त हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ है तो सोमनाथ की अट्टालिकाएं आकाश को छुएंगी। आज दुख की बात है कि श्री राम जन्मभूमि के इस विषय को आते आते इतना समय लग गया और यह स्वतंत्रता के अमृत काल में हुआ, इसलिए इसका तो उससे कोई हमारा कनेक्शन नहीं है। यह हमारी आत्मा और अस्तित्व और अस्मिता का विषय। अब 2024 का विषय होगा, वो होगा किस पे? गरीब कल्याण, विकास, राष्ट्र की सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा, ज्ञान, GYAN, गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी शक्ति, इन सबको सशक्त करते हुए एक नया भारत एक नए स्वरूप में उभरता हुआ आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो एक तरफ है भरोसे का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ है भ्रम का नेतृत्व, जहां पता ही नहीं है कि कौन कहां पे खड़ा हुआ तथा कथित इंडिया गठबंधन के साथ में। तो मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि एक नई किरण मैं देखता हूं। अमृत काल का पहला काल गया है ना,
तो मोदी जी ने बहुत से ऐसे असंभव काम करके दिखाए हैं। राम जन्मभूमि के मंदिर को भी कहूं, जिस जमाने में शुरुआत हुई थी तो ऐसा लगता था कि जैसे पत्थर में से कोई अंकुर उगाना हो। तो अटल जी की इस पंक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती से उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुकरात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। शुरुआत आपने राम मंदिर से किया और जवाब का अंत भी राम मंदिर से किया, दिलचस्प है ये। लेकिन आलोक शर्मा जी वो कह रहे हैं कि इधर भरोसे का नेतृत्व है, इधर भ्रम की राजनीति है। सवाल यह है कि भारत न्याय यात्रा जब कर रहे हैं, ये जात पर का सेंसस पर ही पूरी पॉलिटिक्स क्यों? मंडल 2 का हिस्सा कांग्रेस बन गई है, जिसके जरिए आपको लगता है कि आप धर्म के इस दाव को, तथाकथित दाव को मात दे पाएंगे? देखिए, मंडल 2 तो नहीं है ये सामाजिक न्याय की लड़ाई जरूर है, लेकिन मंडल 1 जो करने वाले लोग थे उस सरकार को अगर कोई समर्थन दे रहा था तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। तो जातिवाद के बिना आंकड़ों के मंडल 1 लागू करने का काम अगर किसी सरकार ने उस समय पर किया था तो बीजेपी ने किया था। वापस आते हैं, इन्होंने कहा विकास की राजनीति, शुरुआत भी धर्म के, आस्था के तमाम प्रतीकों से करते हैं भाषण के, और अंत भी उसी से करते हैं। गरीबी की बात करते हैं और गरीबी के ऊपर अगर हंगर इंडेक्स से लेकर न्यूट्रिशन वैल्यू से लेकर और तमाम चीजों की बात करें तो उस पर बात नहीं करते। अन्नदाता की बात करते हैं, 3 काले कानून लेकर आते हैं, 700 किसानों की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 3 काले कानून वापस लेते हैं, और जिस तरह से इकोनॉमिक सोशल डिस्पैरिटी बढ़ती है उसके बाद भी बात करते हैं। नारी शक्ति की बात करते हैं, जनगणना बाद में कराएंगे, डिलिमिटेशन बाद में होगा, तमाम चीजें बाद में होंगी, 2021 की जनगणना आज तक नहीं कराई है, दूसरों पर सवाल उठाते हैं। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि केवल 2013 से लेकर अभी तक लगभग 40% महिलाओं पर अत्याचार इस देश में बढ़ा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप नारी शक्ति की बात तो करते हैं, राम भूमि के ऊपर भी, राम जन्मभूमि, राम मंदिर की बात करते हैं। 1986 में कहा था कि हम पूरी तरह से आस्था का विषय है, न ये न्यायालय का है न संसद का है। उस पर यू टर्न लिया, सरकार में आए तो कहा कि नहीं ये न्यायालय का विषय है, हमें तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला। जब पूर्ण बहुमत मिला तब भी कहा कि न्यायालय का विषय है। तो प्रभु राम के ना तो पक्षकार रहे न्यायालय में ये, और ना किसी तरह से इन्होंने कोई लड़ाई लड़ी उस तरह से। जिन पक्षकारों ने लड़ाई लड़ी न्यायालय ने फैसला दिया। लेकिन आप तो इनका एजेंडा बता रहे, कांग्रेस का एजेंडा बताइए ना, 24 का आपका एजेंडा। मैं वापस आ रहा हूं, अपने उस एजेंडे पर भी आ रहा हूं। आज जिस तरह से राम मंदिर के नाम पर और जिस तरह से तमाम चीजें चल रही हैं वो पूरा देश देख रहा है। आरएसएस के लोग पीले चावल पहुंचाना, फलाना ढिकड़ा, पर्ची काटना, ये करना वो करना। आज द्वारका के फ्लाईओवर पर राम मंदिर प्रकोष्ठ भाजपा और ऊपर मोदी जी का फोटो लगाना, ये पूरा देश देख रहा है किस तरह से। एडवर्टीजमेंट की सरकार है। G20 में 30,000 करोड़ के करीब का एडवर्टीजमेंट खर्च हुआ, और उसके बाद G20 से क्या मिला देश को नहीं पता है। वापस आता हूं, हमारा एजेंडा क्या है। हाँ। हमारा एजेंडा पूरी तरह से यह है कि 2013 से लेकर अभी तक जो झूठों के सरदारों की सरकार चल रही है उसका पर्दाफाश करेंगे। किसानों की आय कितनी बढ़ी वो हम जनता के बीच में ले जाकर बताएंगे। महिलाओं पर अत्याचार कितना हुआ वो बताएंगे। महंगाई किस कदर बढ़ी वो बताएंगे। किस तरह से आर्थिक और सामाजिक विषमता बढ़ी वो बताएंगे। किस तरह से कोरोना के बाद कुछ अमीर मित्र लोग पूरी तरह से और ज्यादा अमीर होते चले गए और गरीब गरीब होता चला गया। हम बताएंगे कि किस तरह से आज सांसद भी संसद में न्याय मांगने के लिए मजबूर है, उनको भी संसद से बाहर फेंक कर और अपने तमाम बिल वहां पर पेश कराए जाते हैं। इसीलिए हम न्याय की लड़ाई लेकर आए हैं, भारत जोड़ने की लड़ाई लेकर आए हैं। सामाजिक नीति हो, आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो, सबका जिस तरह से इन लोगों ने केवल एडवर्टीजमेंट तक उन तमाम नीतियों को लाकर छोड़ दिया है, जिस तरह से नफरत और अन्याय देश के अंदर बढ़ा है, हम उसको जनता के बीच में लेकर जाएंगे। आलोक जी जो कह रहे थे उस पर राजीव रंजन जी अब आपके पास आती हूं, क्योंकि मुझे लगा था कि कांग्रेस का ये एजेंडा बताएंगे। नीतीश बाबू जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही थी, अब तो पहले, तो उसमें बाहर नारा लग रहा था कि देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। जेडीयू के समर्थक ही लगा रहे होंगे, ललन सिंह का आप लोगों ने सफाया कर दिया अध्यक्ष पद से। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है। मेरा प्रश्न है कि आपका एजेंडा क्या है? नीतीश कुमार पीएम बने, 20 करोड़ नौकरी कैसे देंगे, बताइए, प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया का एजेंडा, इंडिया में शामिल तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वही इंडिया का एजेंडा है, और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए दिखेगा। जो बड़े सवाल हैं, सबसे पहले मैं आपके एक
जो आपने आरोप लगाया उसका मैं खंडन करना चाहूंगा कि ललन सिंह जी का सफाया नहीं हुआ है। 35-37 वर्षों का उनका संबंध है नीतीश कुमार जी के साथ, बेहद आत्मीय संबंध, और वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में समय देना चाहते थे। उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा देने की बात कही, के टिकट पर लड़ेंगे या आरजेडी के टिकट पर ललन सिंह लड़ेंगे? देखिए, निसंदेह वो जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे। पक्का राजीव जी? जीत कर आएंगे। फर्स्ट टाइम वोटर बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस बार। भारी तादाद में फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार वोट करने वाले हैं। उनको कैसे अपनी तरफ करेगी बीजेपी? आपको लगता है कि वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से प्रभावित होने वाली जनता है, युवा है? देखिए, सवाल क्रेडिबिलिटी का होता है नेता का। हाँ। नेता की नीयत कैसी है, उसकी नीतियां कैसी है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भारत को जो युवा है वो अच्छी तरीके से पोजीशन जानता है कि एम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की दर क्या है। आज की स्थिति है 8.8%, और माफ करना, ये कांग्रेस वाले जब रोज सत्ता में थे तो इनकी स्थिति थी 11.3%। एक बात बताइए, क्या मोदी जी हर सेक्टर में विकास ये सरकार नहीं कर रही है? इसका जवाब ये नहीं है, और विरोधी भी ये नहीं कहते। विरोधी क्या कहते हैं कि आपने 2 करोड़ का वादा किया था, वो तो आपने दिए नहीं, मतलब आपने 100% रिजल्ट नहीं ला पाए हैं, ये इनकी शिकायत है। तीसरी बात आ जाओ बिहार की, अभी आपने चर्चा की इनसे, नीतीश बाबू की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। माफ करना, पलट पलट के जो इन्होंने किया ना, बार बार 98 में शुरुआत की, पलट गए, फिर 13 में पलट गए, 17 में पलट गए, 22 में पलट गए। तो बिहार की जनता ये सोच रही इनसे कैसे करेंगे? ये रामविलास पासवान जी की पार्टी बोले। एक सेकंड, अरे वाजपेयी जी सुनिए, मतलब ये क्या कहेंगे? घोर कलयुग पार्टी जो है वो फैक्ट न रखे, मतलब आप ये कह रहे हो? मैं नहीं, दोनों करते हैं। कहिए, उन्होंने भी किया, हमने भी उतना ही किया। हम अपना ना कोई ऐड कर रहे हैं ना डिलीट कर रहे हैं, जो फैक्ट्स है वो हम जनता के सामने रख रहे हैं, इसमें क्या बुरी बात है? दूसरी बात ये इनका एडमिशन है, 15 साल लालू यादव रहे, 18 साल ये नीतीश बाबू है। आज भी पता क्या कह रहे हैं? बीमारी राज्य है जी, स्पेशल स्टेटस दो जी। कहां पहुंचाया आपने बिहार को 30 साल में? 30 साल का शासन करने के बाद जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है, रोज 2 हत्याएं। प्लीज डाटा चेक कर लीजिए। बाकी सारे राज्य निकल गए बीमारी से। अरे हम बिहार वहीं के वहीं खड़े। 30 साल कह नहीं सकते कि क्योंकि इन्हीं के पास रहा सारी चीज। उसके बाद अरे ये अभी 5 लाख रोजगार की बात कर रहे थे। माफ करना, कल फोन आया हमारे पास, वो उसका अपॉइंटमेंट हुआ टीचर में, और वो ज्वाइनिंग करने का खुद अपने मुंह से बता रहा, एक खेत था जी, उसमें 1 कमरा बनाओ, तो अब मैं बताओ कहां ज्वाइनिंग करूं। तो ये स्थिति अगर बिहार की है तो उसके नेता नीतीश कुमार पिछली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास कराया कि प्रधानमंत्री मटेरियल है, और आज भी नारे लगे। और प्रधानमंत्री की इच्छा जो है वो सबके दिल में है, और उसी के चक्कर ना एक दूसरे को मारामारी कर रहे हैं। मायावती तो आई नहीं, लेकिन कल उनकी बड़ा भारी स्टेटमेंट था आपके चैनल पे। ममता दीदी हो, नीतीश बाबू हो, राहुल गांधी हो, खड़गे साहब हो, शरद पवार हो, अखिलेश यादव, मतलब क्या करोगे? कैसे जनता यकीन करे इनकी बातों? और विजन क्या है इनके पास? विजन दिया इन्होंने कोई अभी तक? बताइए, 1.5 साल से ये गठबंधन की बात कर रहे हैं, कोई ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आया, ना अभी तक कन्वीनर बना, ना कोई चीज बनी। तो जनता ये देख रही है कि मोदी के सामने कौन, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। सुधांशु जी, लेकिन जब जनता का गुस्सा आता है तो फिर वो नेता नहीं देखता है, फिर वो अगर उसको सत्ता परिवर्तन करना है वो कर देता है, फिर मिलजुल कर तय हो जाता है, सबसे बड़ी पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो पीएम बनेगा। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर आप कास्ट सेंसस, जाति का ये कर रहे हैं पॉलिटिक्स, तो आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं गरीब, युवा, किसान और नारी, लेकिन धर्म का तड़का आप लगाते हैं, क्यों ना बोला जाए? इनका आरोप है, उसका जवाब दीजिए ना। वो कह रहे हैं कि अभी तो मंदिर पूरा ही नहीं हुआ है, आप कैसे प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं? देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि हम किसी विषय के ऊपर, आपने कहा कि जनता नाराज होगी तो पलट देती है, बिल्कुल सही बात है। अगर जनता नाराज हो और दूसरी तरफ भरोसे का नेतृत्व दिखाई पड़ रहा हो तो बिल्कुल पलट देगी। बिहार में यही होने वाला है, आप ये तय मान लीजिए। उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी नौकरियों की बात हुई तो हमारे घोषणा पत्र को जाके देख लें, 20 करोड़ रोजगार के अवसर कहा था, और ईपीएफओ का डाटा है कि जब हमारी सरकार आई तो 11 करोड़ लोग ईपीएफओ में थे, अब 27 करोड़ हैं, यानी 16 करोड़ तो ये हो गए। और अगर जो मुद्रा योजना के तहत हुए हैं, अब जैसे एक बात राजीव रंजन जी ने कही, थोड़ा आपत्तिजनक है, कहते हैं वो 1 दिन के लिए भी हो सकता है। मान्यवर ईपीएफओ में महीने के महीने जमा होता है,
तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन के लिए किया तो उसका प्रोविडेंट फंड जमा होगा, मिनिमम उसका महीने में होगा और तब उसके उपरांत ही होता है। अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, हर महीने का डाटा आता है और ये निरंतर, अब ये 11 करोड़ से सर 11 करोड़ से 27 करोड़ हुए हैं। अगर 44 करोड़ जो मुद्रा योजना के लोन है, अगर उसमें मान लिया जाए 1/4 ने भी एक कोई जॉब क्रिएट किया होगा। और मैं दूसरी बात कर रहा हूं, आंकड़े को छोड़िए, मैं फिर कह रहा हूं 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, कहां से बन रही है भाई? 74 नए एयरपोर्ट बन गए, ये हवा में बन गए। मोबाइल की 200 से अधिक फैक्ट्रियां लग गई, ये हवा में बन रही है। ये कोई आसमान से कोई जिन्न आके बना रहे हैं क्या? कम से कम ये बात मोबाइल, ये ऑटोमोबाइल में हम तीसरे नंबर के दुनिया के देश हो गए। 7.5 करोड़ इस समय परिवार भारत में हैं, जिनमें कि कोई, ये हमारा डाटा नहीं है, ये जो ऑटोमोबाइल कंपनियों का डाटा, जिनके पास कोई ना कोई एक ऑटोमोबाइल है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो वो कहां से आ गया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं। और नौकरी की बात बिहार में, ये भाई जब चुनाव हुआ था तो तेजस्वी जी कहते 10 लाख नौकरी देंगे और नीतीश जी उनका मजाक उड़ाए थे। फिर जब साथ में आए तो 20 लाख देंगे। अब तो आधे से ज्यादा तो सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है, तो 12-13 लाख सरकारी नौकरियां तो दे दी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से 12-13 लाख का बताएं। अभी राजीव रंजन जी ने बताया कि 15,000 के आसपास। खैर, हिंदी भाषी क्षेत्रों में हरियाणा से लेके बिहार तक दुख की बात है कि केवल बिहार ही अभी बीमारू क्षेत्र में है, और वो भी इसलिए शायद कि यही एकमात्र राज्य है हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहां आज तक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं रहा, यानी सत्ता के सूत्र हमारे हाथ में नहीं आए। और जेडीयू की बात कहूं, आपने कहा ललन सिंह जी का सफाया, नहीं साहब, जेडीयू का सफाया होने का डर सता रहा है। ललन सिंह जी का सफाया तो बहुत छोटी बात है। अब पार्लियामेंट के ऊपर बोलना चाहता हूं। इतना बड़ा चेंज आ रहा था, भारतीय न्याय संहिता की पास हो रही थी, आप कह रहे हैं आपको संसद से निकाल दिया गया। ठीक है साहब, तो आप खड़े होकर वहां उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे थे। वहीं लेफ्ट साइड में स्ट्रिप्स लगी थी, उसके बाहर मीडिया खड़ा था। आपको बाहर आना चाहिए था और इंडियन पैनल कोड को भारतीय न्याय संहिता बनाए जाने के ऊपर बिंदुवार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। हमारे ये पॉइंट थे, इस क्लॉज पर ये पॉइंट था, हमारा ये ऑब्जेक्शन था, जो कि हम अंदर नहीं कह पाए वो हम करें। वो तो नहीं किया, बाहर आके करने लगे अनेक प्रकार की नाटकीयता और उसका वीडियो बनाने लगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप लोकतंत्र की आवाज दबा रहे हैं। आप इतने सारे लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज को म्यूट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, जब आप उनके चुने हुए सांसदों को सस्पेंड करते हैं। देखिए, आप खुद ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सारे दलों ने मिलकर तय कर लिया था कि प्लेकार्ड नहीं यूज किए जाएंगे और जो बात कही जाएगी अपने स्थान से बैठ के कही जाएगी, और उसके बाद नहीं किया गया वो बात पूरी तरह। फिर मैंने कह तो दिया, अगर इनके मन में था तो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ना, डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट। और अंत में एक और बात कहना चाहता हूं, अभी आलोक जी ने कहा कि वो फलाना फक्कड़, इस ढंग से बोला इन्होंने कि वो जाके आरएसएस वाले कह रहे हैं चावल लेके आओ। ये मान्यवर, जब देश खड़ा होता है तो पूरे देश के जन जन को जोड़ा जाता है। भूल गए आप? एक चवन्नी चांदी की जय बोलो महात्मा गांधी की, स्वतंत्रता आंदोलन समय 4-4 आने जोड़कर आप पूरे देश को जोड़ रहे थे। और उसके बाद जब आप आ गए थे तो आप ही के एक कवि ने लिखा था, कहां बेड़िन की झनकार, कहां गद्दी, कहां कुर्सी गद्देदार, कहां चवन्नी मांगे गुजर, कहां रिश्वत बेशुमार। तो इसलिए अब आपको लगने लगा कि वो सारी की सारी चीजें नहीं है। और गरीब को न्याय की बात करते हैं तो मैं राजीव रंजन जी और इनसे दोनों कहना चाहता हूं, पूरा आंकड़ा दीजिए बिहार में, क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1, विधायक, ठेका, कॉन्ट्रैक्ट, जमीन, क्या किस किस पिछड़ी जाति का कितना है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कि ऐसा तो नहीं जिसके हाथ में सत्ता सारी उसी की बढ़ गई भागीदारी। और अंत में मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा, साहब ने भी बोला कि राम मंदिर का जो मामला है उससे युवा हाथ देगा, क्या साथ देगा? ये सोच मेरे विचार से उचित नहीं है। और कम से कम वो लोग जो कहते थे सरतन से जुदा, वो नारा लगाने वाले युवा ही थे, कोई बूढ़े लोग नहीं लगा रहे थे वो नारा। तो आप सोच लीजिए, अगर एक युवा इस तरफ खड़ा हुआ है और दूसरे युवा को यह बताया जाएगा कि राम मंदिर से तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, मेरे ख्याल से यह बहुत खतरनाक बात है। और फिर पक्षकार की बात इन्होंने कही, तो रामलला के पक्षकार हमारे केंद्रीय लॉ मिनिस्टर जो पहले रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी, वो वकील के रूप में थे। और आपके लॉ मिनिस्टर रहे कपिल सिब्बल जी, बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे और राजनीति लाकर ये कह रहे थे 2019 के बाद इस डिसीजन को लाइए, अन्यथा भाजपा को लाभ मिलेगा। तो कौन पक्षकार था, कौन अदाकार था, किसने हाहाकार किया है, ये पूरी जनता को ये आकार दिखाई पड़ा। पक्षकार, अदाकार, हाहाकार, सबके बीच में जवाब दीजिए। और राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है आलोक जी, जो आप पीला चावल कह रहे हैं वो हिंदू धर्म में उसको अक्षत की तरह बहुत मतलब श्रद्धा के साथ लोग इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह है ना कि अयोध्या की पूरी
किस्मत आने वाले दिनों में बदलेगी नहीं बदलेगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, होटलों में वहां पर होड़ है अभी कि हमें वहां पर सेंटर्स खोलने हैं। पूरे अयोध्या के लिए एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या ये राम भक्तों के लिए क्या अयोध्या में ये चीजें पहले नहीं हो सकती थी? क्या केवल इसी बात का इंतजार किया जा रहा था? क्या किसी अच्छे काम के लिए, दूसरे काम के लिए पीले चावल बांटने पर किसी को ऑब्जेक्शन है? मुझे लगता पीले चावल बांटने पर ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन उसका पूरे प्रारूप को राजनीति में लेकर आना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो तमाम शंकराचार्य हैं वो भी कह रहे हैं, और एक नहीं तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह वो खड़े कर रहे हैं मंदिर के एक मंजिल के ऊपर और समय के ऊपर, और तमाम चीजें कह रहे हैं कि बीजेपी ने सबको साइड में कर दिया एक नया ट्रस्ट बनाकर। यह हम कांग्रेस पार्टी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं वहां से वोटों की उम्मीद है। प्रभु राम के लिए, अरे भाई हम तो कह रहे हैं कि चंदा चोर, आप कह रहे हैं कि अयोध्या की किस्मत जाग गई। अयोध्या में तो जमीनों के घोटाले भी बहुत हुए, क्या उसकी जांच हो पाई? लेकिन आज का विषय नहीं है। मैं फिर कहूंगा, मणिपुर जिस तरह से डबल इंजन के नाम पर वोट मांगा गया, क्या मणिपुर के ऊपर अब 2024 में जाकर मोदी जी नॉर्थ ईस्ट में वोट मांग सकते हैं पूरे देश में? क्या जिस तरह से आज 85-86 रुपए में डॉलर हो गया, तब मांग सकते हैं कि रुपया उस देश का गिरता है जिस देश में सरकार भ्रष्ट होती है? क्या काला धन, जिसके लिए कहते थे कि यूं ही 15-15 लाख आ जाएंगे, बाद में अमित शाह जी ने कहा वो तो जुमला था। आज एक नई बात हमारे भाई ने बता दी कि हमने तो 2 करोड़ रोजगारों की बात नहीं की थी, हमने तो केवल अवसरों की बात की थी। अब अवसरों का कैलकुलेशन कैसे होता है वो तो नौकरी नहीं, रोजगार के अवसर का, नौकरी और रोजगार मान ली मैंने। तो इसका मतलब आपने कोई 2 करोड़ रोजगार देने का कोई वादा नहीं किया। नौकरी का भी आपने वादा नहीं किया, रोजगार का कहा। मैं फिर कहूंगा आपने करेक्ट कर दिया पूरी भाजपा को। पूरी भाजपा ने कहा, चिल्ला के वोट मांगा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। आप अगर आपने नहीं कहा था तो आपने क्लैरिफाई कर दिया आज। मैं फिर कहना चाहूंगा कि 2 करोड़ रोजगार छोड़िए, 8 जून को पिछले साल 4 मंत्रियों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम सरकारी 10 लाख रोजगार देंगे। 1.5 साल हो गया, 5.5 लाख रोजगार मात्र आए हैं। आपने तो रोजगारों को रोका है। आपने एमएसएमई कितनी बंद हो गई उसका अंदाजा नहीं है आपको। आपको ये नहीं अंदाजा है कि नोटबंदी के बाद कितने लोग घर में बैठ गए। लगभग 45% लोग ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी की उम्मीद छोड़ दी। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से मुट्ठी में रखकर और आप जिस तरह से देश को चला रहे हैं, आज पूरी तरह से देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक विभाजन जिस तरह से पैदा कर दिया है। आज आपने तुलना भी की तो एक तरफ कहा आपने वो सर तन से जुदा वाले बच्चे हैं, युवा हैं, दूसरी तरफ वो राम मंदिर वाले हैं। आज भी आपका जो एजेंडा है वो डिवाइड एंड रूल का है। हम तो फिर कह रहे हैं कि आपने जो 2013-14 में भाषण देकर जो वायदे किए थे उन पर बात करो ना भाई। आप बात करोगे भ्रष्टाचार के ऊपर, एक जांच नहीं कराई गई, एक एफआईआर का आज तक नतीजा नहीं आया 2014 के बाद, और जितने भ्रष्टाचारी थे सारे के सारे बीजेपी में शामिल हो गए। आप केवल और केवल समाज में विभाजन पैदा कर झूठ बोलकर, झूठे आंकड़े देकर, अभी आपने एक आंकड़ा झूठा दिया। मैं चैलेंज करता हूं और आपके आंकड़े को, 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए। मुझे बता दीजिए 44 करोड़ की लिस्ट कहां पर? 44 करोड़ की लिस्ट आ रही है। मैं फिर कहूंगा, देश के अंदर 26 करोड़ परिवार हैं, इसका मतलब हर परिवार में 2.25 मुद्रा लोन चले गए। दोनों पर जवाब दीजिए। इस पर आप मतलब किसको बेवकूफ दोनों बना रहे हैं आप? पीएम आवास योजना और इस पर मुद्रा लोन पर मैं दोनों बातों आंकड़े कहां से मिलेंगे? कौन सी वेबसाइट है सरकार का, कौन सा आंकड़ा है जहां से हम चेक कर सकें? देखिए पहले तो दर्शकों को बताइए। बिल्कुल जवाब देता हूं, बिल्कुल जो इनकी बात का बिंदुवार जवाब देता हूं। पहले रिवर्स से शुरू करता हूं। मान्यवर 44 करोड़ का आंकड़ा भी संसद के पटल के ऊपर दिया गया और आप करें 44 करोड़ की लिस्ट बताइए। 44 करोड़ की लिस्ट बताने कितने पन्ने किताब बनेगी पता है? पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? इसलिए नहीं, सॉफ्ट कॉपी पढ़ लेंगे आप। मान्यवर फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया गया बयान है, ये छुटलाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मैंने पूछा कि जब मैंने इनसे कहा कि 20 लाख की बताओ, 10 लाख नौकरियां हो गई, तो जवाब नहीं दे पाए। हमने कहा 44 करोड़ वो दिए, और ईपीएफओ का डाटा तो रिकॉर्ड पे है भाई, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, जिसमें बाकायदा डिजिटल डाटा है कि इस अकाउंट में इतना पैसा गया। उसमें कोई अभी देखिए कैसे बोल जाते हैं तमाम शंकराचार्यों ने इनके। एक मिनट, इसके बाद में तुरंत आ रही हूं सर अपने टर्न पे। पहला वाक्य पे आता हूं, तमाम शंकराचार्य विरोध में है। पहले तो मुझे इस बात पे तमाम क्या तरीका है भाई? आपने तमाम वर्ड बोला था, कोई भी जाके बोले, कोई भी जाके चेक कर सकता है। 1 मिनट, शंकराचार्य 4 हैं, आप किन्हीं 2 का वक्तव्य बता दीजिए विरोध में। खाम में कुछ भी बोलना उचित नहीं लगता मान्यवर। आप धार्मिक भावनाओं का ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते कि पहले कभी कहेंगे अक्षत के लिए ऐसे कर दिया, फिर कह दिया तमाम शंकराचार्य, जैसे कोई शंकराचार्य तमाम होते हो। और नौकरी के बदले जमीन के केस में जो लोग मुकदमा झेल रहे हैं और सामाजिक न्याय की बात करके जो गरीब गुरबा का परिवार अपने को कहता था बिहार में, वो आज सबसे अमीर परिवार हो गया है।
जबकि 30 साल से ना किसी ने नौकरी की है, ना किसी ने धंधा किया है, ना किसी ने व्यापार किया है। वो आके जब आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो बिहार के गरीब को दिल में दर्द होता है। और इन्होंने कहा कि कोई काम बताइए। साहब, दो ऐसे काम जो आप कहते थे जिंदगी में हम नहीं कर पाएंगे, धारा 370 और श्री राम जन्मभूमि, दोनों मोदी जी के समय में होके खड़े हो गए। आपका दिया गया बयान है धारा 370 ये कभी नहीं हटा सकते, हटा देंगे तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। और तिरंगे की पूरी लहर दिखाई पड़ती है और 20-20 कंट्रियों के झंडे वहां पे हो गए, G20 की समिट हो गई, 2 करोड़ वहां पर पर्यटक चले गए जो 14 लाख जाते थे। इसलिए अब आप कहिए इसकी भी डाटा, 2 करोड़ की भी सूची आपको चाहिए? क्यों चाहिए ना 2 करोड़ की सूची? छोटा सा जवाब मुझे राजीव जी से अब रिएक्शन लेना है। फिर कहूंगा 3 विषय इन्होंने लिए। मैंने कहा 44 करोड़ मुद्रा लोन अगर दिए हैं तो हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति सुने कि 26 करोड़ परिवार हैं, क्या आपके परिवारों को मिला? और मैं फिर कहूंगा डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उस लिस्ट को कहीं तो पब्लिश कर दीजिए। एक कहता है 41 करोड़, दूसरा कहता है 42, तीसरा कहता है 44। धारा 370 आज भी संविधान का हिस्सा है, उसमें 2 परिवर्तन आपने किए और उसमें से भी एक परिवर्तन 15 साल के लिए, एक मिनट मैं बीच में नहीं बोला, बहुत गंभीर विषय, 15 साल के लिए आपने आगे कर दिया। आप कहते थे कि वहां से बहुएं लाएंगे, मैं 50 गज का प्लॉट खरीदना चाहता हूं, मुझे खरीदवा के दिखा देना। मैं कहूंगा कि धारा 370 में आपने वास्तव में परिवर्तन किया। राम जन्मभूमि आपने कर दी। अरे भाई, कोर्ट का, न्यायालय का विषय, हमारा स्टैंड भी यही था, आपका स्टैंड भी यही था। न्यायालय का फैसला आया, क्या न्यायालय के फैसले को मोदी जी प्रभावित करते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? मैं इस पर सहमत नहीं हूं आपसे। न्यायालय का फैसला आया, तमाम पक्षकारों ने उसको सहृदयता के साथ पूरी तरह से स्वीकार किया, लेकिन उस पर जमीनों के घोटाले, चंदा चोरी के आरोप आपके ऊपर। ठीक है, अब एक बार जल्दी से राजीव जी आपके पास आते हुए, मुद्रा लोन पर आप अलग से बोलना चाह रहे थे, ईपीएफओ पर बोल रहे थे, लेकिन एक प्रश्न भी सुनिए। राम मंदिर निर्माण और उसके साथ अयोध्या नगरी के जो कायाकल्प की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू हो रहा है और इसी के साथ वहां पर तमाम होटल्स पहुंच रहे हैं क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा होगा। सीतामढ़ी है एक बिहार में, आपको याद दिलाऊं, जानकी मां का जन्म स्थान। क्यों नहीं आप काया पलट कर सकते वहां की? क्यों नहीं ऐसी स्थिति बना सकते कि वहां पर आप, दरभंगा में एयरपोर्ट पर आप लोग अपना क्रेडिट लेते हैं ना, तो क्यों नहीं सीतामढ़ी का कायाकल्प कर जाते? पूरे देश से लोग पहुंचेंगे जानकी मां का जन्म स्थान का दर्शन करने। देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जहां तक आपने मां जानकी के स्थान को लेकर के कहा, राज्य सरकार ने अभी 78 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। और जो भारतीय जनता पार्टी का पुरुष प्रधान जो मानस है, कहीं ना कहीं मां सीता को लेकर के जो उपेक्षा का भाव है, बिहार की धरती से हम सियाराम का जो जय घोष है वो करने जा रहे हैं। मां जानकी का विशाल के लिए दिया है, क्या करेंगे उसके मंदिर और उसके आसपास, और वो महत्वाकांक्षी योजना है, वो आगे उसका एक हो सकता है राशि और भी बढ़ाई जाएगी, उसका विस्तार होगा। लेकिन मेरे पास चूंकि समय आप बहुत ज्यादा आप नहीं दे पाएंगी हमको, और काफी लंबा भाषण अभी सुधांशु जी का हम लोगों ने सुन लिया है। ईपीएफओ की प्रक्रिया ये है कि जब भी आपको कोई काम आपको आवंटित किया जाता है, आप श्रमिकों के नाम से यूएन नंबर जनरेट करते हैं। वो नियमित रोजगार की गारंटी नहीं है, वो 1 दिन हो सकता है, 0 हो सकता है, 29 दिन हो सकता है, 26 दिन हो सकता है। अब उस पर आप अपनी बारी में बोलिएगा, मुझे बोलने दीजिए। हाँ। इसलिए कि आप इंटरप्ट करते हैं और आपको जब हम इंटरप्ट करेंगे तो आपको बुरा लगेगा। मैंने तो इंटरप्ट नहीं हाँ नहीं, इसीलिए मैं अब आपको 1-2 बातें कह रहा हूँ, और जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल इसको आप जांच करवा लीजिएगा, इस जानकारी को और विश्वसनीय बना लीजिए। बिहार को लगातार 10% से ज्यादा का बिहार का ग्रोथ रेट है। चूंकि एलजेपी को बिहार का ग्रोथ नहीं दिखता है, बिहार का डेवलपमेंट नहीं दिखता है, और कई बार जो इंडेक्स है ग्रोथ का उसमें बिहार नंबर 1 पर रहा है। अरे सर छोड़िए, कहां नहीं जो तो विशेष पैकेज क्यों मांग रहे हैं सर? नहीं राजीव जी, फिर विशेष पैकेज क्यों मांगते हैं? विशेष पैकेज क्यों मांगते हैं? आप जितना सुधांशु जी को उदारतापूर्वक समय दीजिएगा। नहीं, थोड़ा ठीक लगा के बोलिए। तो ठीक ही बोल रहे हैं हम आपको, उसकी वजह दूसरी है। राजीव जी को नहीं, अगर आपने उनको सुना तो मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए, मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए, नहीं तो बहस का कोई मतलब नहीं है। वो तो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, विश्वसनीयता की बात कौन कह रहा है? जिन पर मौसम वैज्ञानिक होने की बात कही जाती थी। और भारतीय जनता पार्टी जितने अविश्वसनीय समझौते आपने सत्ता के लिए किए हैं, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक सभी जगहों पर आपके अनेक ऐसे सहयोगी दल हैं जिनके कंधे पर उन राज्यों में आपने अपना विकास किया और उनको
दुलत्ती लगाई और आप वहां से निकल आए। आपके साथ जिन्होंने एनडीए की बुनियाद डाली, वो कोई दल आपके साथ नहीं है। पहली बात, बार बार हमसे पूछिए कन्वेनर कौन है, बार बार हमसे पूछिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपका क्यों नहीं बना। आपका कहां बना? एनडीए का जो तथाकथित 36 दलों का है, कौन है आपका कोऑर्डिनेटर कन्वेनर? 38 दलों का। अब देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब जो देश के विकास को लेकर के इन्होंने कई भ्रामक आंकड़े रखे हैं। मैंने पहले भी कहा कि देश का विकास तब होगा जब 140 करोड़ लोगों को उस विकास का लाभ मिले। अगर आज भी 5 किलो अनाज देकर आप रोजगार के वायदे से लोगों को भटकाना चाहते हैं, तो निसंदेह ये आपकी सबसे बड़ी फेलियर है कि 20 करोड़ नौकरियों में कोई प्रामाणिक आंकड़े आपके पास नहीं है। आप कहेंगे 40 करोड़ लोगों का कहां से नाम लाएं? आप डिजिटली उनको आप एक जगह जमा कीजिए और हम लोगों को लिंक भेजिए। हमें भी एक अधिकार है कि आपकी जो जानकारियां हैं उसकी विश्वसनीयता को हम खंगाल सकें। ठीक है, इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर वादा नौकरियों का था, आप 5 किलो अनाज देकर सोच रहे हैं कि आपने रोजगार दे दिया। ये तो आप इन पर हमला करते हैं ना कि देखिए ये लोग खाना दे रहे हैं मुफ्त या बिजली दे रहे हैं मुफ्त। अब आप भी वही कर रहे हैं। ये उनको आप संपन्न नहीं बना रहे ना, उनको आप आत्मनिर्भर नहीं बना रहे। देखिए, हमने रोजगार के अवसर का अनाज से तो कोई कनेक्शन नहीं बनाया। अनाज क्यों देना शुरू किया था? जब कोविड का दौर आया था, और अभी भी वर्ल्ड में कोविड के बाद लड़ाई के चलते हुए इस समय सप्लाई लाइंस जो हैं वो क्रिपल हो गई हैं। गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश कौन है? यूक्रेन। और यूक्रेन से गेहूं की जो उपलब्धता कम हो रही है, उसके कारण से यूरोप में भी संकट है। तो सप्लाई लाइन की प्रॉब्लम कोविड के समय शुरू हुई थी। अगर हम सबको पैसा दे देते, ये बताइए। अब अपने टर्न पे बोलिए सर, अपने टर्न पे बोलिए। मैं आपका टेक्निकल जवाब दे रहा हूं। मैं टेक्निकल जवाब दे रहा हूं। सीधे तौर पर है कि रोजगार आपने सीधे तौर पर कितने लोगों को? मैंने तो बता दिया भाई, 11 करोड़ ईपीएफओ थे, 27। अब उसका भी जवाब दे रहा हूं। रोजगार तो बता, आप बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं, आपको रोक दिया अंजना जी ने। लेकिन आपने रोजगार पर एक भ्रामक बात अपनी ओर से कह दी कि आपने 15,000 की बात की। मैंने आपको 5 लाख, 4 लाख और अभी जो निवेश के प्रस्ताव आए उन आंकड़ों को बताया। आपने कहा कि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, जिससे 15,000 जॉब सृजित होंगे। कोई जाके पीछे जाके देख सकता है। आपने 5 लाख नहीं सुना। मैंने कहा 5 लाख नौकरियां बिहार में दी गई और 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया। तो सीधे नौकरियों के 9 लाख अवसर वहां पर इस कार्यकाल में 9 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। जी हाँ, ये जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनकी सरकार में बिहार में 9 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। अच्छा, कुल कर्मचारी कितने हैं बिहार में? क्या कुल कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी कितने हैं? कुल कर्मचारी अभी एग्जैक्ट नंबर मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सामान्यता आपको बता दूं, किसी भी जगह की जो जनसंख्या होती है, सामान्यता 1% से 1.25% ही सरकारी कर्मचारी होते हैं। कम से कम इतना तो आप याद रखिए कि ये राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला है कि 4 लाख लोगों को, नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया। ये आप नहीं जानते हैं? अरे भाई, अब देखिए, फिर आप लगातार आप जवाब सुनने को तैयार नहीं है। मैंने आपकी बात मान ली और मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ये इतना अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अब बताता हूं ईपीएफओ का क्या होता है। देखिए, वो रूल ये होता है कि जब वो किसी संस्थान में काम करते हैं, उसकी परिभाषा ये है कि 20 से अधिक लोग होने चाहिए ताकि वो संस्थान होता है। जैसे आप अपने घर पे दिहाड़ी मजदूर बुलाते हैं और 15 दिन का काम करते हैं, उनका ईपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं, क्या पैसा डालते हैं क्या? नहीं। अब देखिए, आप ये तरीका गलत है। मैंने आपको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, अब आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो होता है, वो कंपनी या वो फैक्ट्री मानी जाती है जिसमें बाकायदा एक संस्थान होता है जो नियुक्ति करता है, और उसका रूल है कि जब 20 से अधिक होंगे एम्प्लॉय, तब आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड करना पड़ेगा। तो ये उनमें है जिनको कि कहीं ना कहीं संगठित रूप से रोजगार मिलता है। जो दिहाड़ी मजदूरों का ईपीएफओ ना कोई हम और आप खुलवाते हैं, ना कोई आप खुलवाता है। इसलिए इस पे भ्रामक करने का प्रयास मत करिएगा। और मैं एक और बात कहूं, और मैं कहना चाहता हूं, नौकरी के साथ ये सामाजिक न्याय की बात वो कर रहे हैं। 77 साल में बिहार में सिर्फ इन्हीं का शासन रहा, कांग्रेस, आरजेडी और जदयू। राजा के कहते हैं कि बिहार में इतनी जातियां पिछड़ी रह गई, इतना समाज पिछड़ा रह गया, और सबके नेता आप सुनिए, आप जो जेडीयू के साथ तो मैं कहता हूं, सत्ता के पीएम आप बनाते हैं या आप बनाते हैं? सुनिए, माफ कीजिएगा, हमारे तो पीएम बने हुए हैं भाई। तो जब तक हमारे साथ थे तभी तक तो थोड़ा लाइन पे थे, उसके बाद तो क्या कहा जाए, जैसे संगति बैठी है वैसे ही। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत साथ बताइए ना, तो सीएम क्यों बनाए? जो
क्यों बनाए सीएम? अरे हमारी वजह से सीएम बने थे, हमारे दम पे बने थे ना। क्यों बनाए? उस समय तो ठीक थे ना। क्यों बनाए? क्या ठीक थे उस समय तो? अच्छा बताइए, इससे पहले कार्यकाल में क्या उन्होंने बिहार का उत्थान कर दिया था कि आप चलिए सीएम बना मैं दिया? दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, 2005 से पहले का बिहार का आंकड़ा देखिए, अपराध का भी देखिए और विकास का भी देखिए और कृषि विकास का भी देखिए, और 2013 तक जब तक साथ में रहे उस दौर का देखिए, और उसके बाद का फिर देखिए अपराध का आंकड़ा, और फिर देखिए क्या हुआ जहानाबाद के जेल से लेके सब कुछ क्या हुआ, वो सारी बात सबको पता है। मैं सिर्फ एक बात जो कहना चाहता था, सामाजिक न्याय की बात करते तो बताइए ना कि इतने पिछड़े क्यों रह गए, और अगर है तो पूरा आंकड़ा सामने करिए। मैं फिर कहता हूं पूरा आंकड़ा सामने करिए, दिखेगा जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, या किसने किसकी भांजी मारी, किन लोगों के पास कितना बुरा है ये भी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट बोल चुका मान्यवर धारा 370 पे, और उसके बाद भी बोले चले जा रहे हैं। हठ धर्मिता की पराकाष्ठा है इस समय जो ये बोलने का प्रयास करते हैं। और इन्होंने कहा एनडीए का कोऑर्डिनेटर, जनाब एनडीए का तो लीडर इस्टेब्लिश्ड है, कोऑर्डिनेशन की जहां समस्या है वहां कोऑर्डिनेटर पूछा जाता है। यहां मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल स्पष्ट सही दिशा, स्पष्ट नीति, सटीक नेतृत्व और सटीक निशाना। अब मेरे पास इतना ही टाइम है, एक एक सवाल पूछूंगी, दो लाइन का जवाब दीजिए। अरविंद वाजपेयी जी आपसे शुरू कर रही हूं, क्या है एजेंडा 2024 का? क्या आप लोग भी कास्ट सेंसस पुश करते हैं? अपना दल वाले यूपी में करते हैं आप एनडीए के साथ ही उस पर पीछे में रहते हैं? दो तीन चीजें बड़ी क्लियर हैं। आज के समय में मुद्दा विहीन विपक्ष है, ये आप समझ लीजिए। और कहो तो मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करूं, पेगासस, राफेल, अडानी, हिंडनबर्ग, कितने मुद्दे गिराऊं, कहीं कुछ नहीं चला। और 3 तारीख को जो नतीजे आए राज्यों के, उससे ये स्टेब्लिश हो गया कि ना बेरोजगारी चली, ना महंगाई चली, ना जातिगत जनगणना का कार्ड चला। वो इसलिए नहीं चला क्योंकि अब हिस्सेदारी की बात आ गई है, और ये सरकार हिस्सेदारी दे रही है। ठीक है राजीव जी, क्या कास्ट पॉलिटिक्स के आपके एजेंडे में ललन सिंह एक सवर्ण अध्यक्ष आपसे नहीं हजम हो पाए? क्योंकि आपको पहली बार आपने आरसीपी सिंह भी कुर्मी थे, और उससे पहले आपने शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, खैर सबका क्या हुआ उस पर नहीं जाएंगे। जल्दी से, सामाजिक न्याय का मतलब आपके साथी वाली पार्टी के लिए सिर्फ एक परिवार का उत्थान है, ये कहते हैं सुधांशु। मुझे ऐसा लगता है परिवारवादी पार्टियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जरा ट्रैक रिकॉर्ड खंगाल लीजिए, और जब इनके 15 जो 38 दलों में 15 ऐसे दल हैं जो परिवारवादी पृष्ठभूमि के हैं, खुद इनके साथ बैठे हुए, ये एक ही अलायंस के 2 हिस्से में बंट चुका है एक दल, और दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, इसलिए परिवारवाद पर क्या बात है? आलोक जी, 24 का आपका एजेंडा? हमारा पूरी तरह से एजेंडा ये होगा कि किस तरह से देश को न्याय मिले, देश के लोगों को न्याय मिले, किसान को न्याय मिले, युवा को न्याय मिले, महिला को न्याय मिले। अब मैं सुधांशु राहुल जी की लाइन नहीं बोल रहे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत। वापस आ रहा हूं उसी चीज पर। न्याय का मतलब नफरत से भी न्याय मिले, मुझे लगता है उसके अंदर पूरी तरह से आ गया है। पेगासस, राफेल और अडानी, तीनों में से एक की जांच करा लो, अगर सरकार 10 दिन भी रह जाए तो। सरकार जांच आपकी, नहीं कराएंगे। एजेंसी आपकी, सब कुछ आपके हाथ में, जिसका मन किया कान अमेठा, जिसका मन किया गले लगाया, वो धुल जाता है। जवाब दीजिए। गजब की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय इसके ऊपर बोल चुका है, और राफेल के ऊपर चौकीदार चोर कहने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांग चुका है। नहीं मांगी, निर्लज्जता की हद है। सुप्रीम कोर्ट में लिखित माफी मांगी राहुल गांधी ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गलत कोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट रिटर्न में माफी मांगने के बाद निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं, प्रपंच बोल रही थी। आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करने के लिए माफी मांगी गई, वही तो मैं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट को माफी नहीं मांगने के लिए माफी मांगेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड झूठ है। सीबीआई के डायरेक्टर को यानी सुप्रीम कोर्ट के सर्टिफाइड झूठ है, कर दिया झूठ झूठ और पूरी तरह से वो चक्की पीसेंगे, चक्की पीसेंगे आपके यहाँ पर चलेगा। सुधांशु जी कंक्लूडिंग लाइन, एक लाइन से। मैं एक लाइन सिर्फ दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ, सबको दिखाई पड़ रहा है जो ज्यादा डिस्टर्ब करता है उसी के बाद मुद्दे कम होते हैं। हम तो एक्सपोर्ट करने वाले देश को लेकर आए थे 2014 में। आलोक जी टाइम खत्म हो गया। 3 साल के अन्न के और गेहूं के भंडार भरकर आपको दिए थे हमने। सुधांशु जी देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि हम एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से। कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। मणिपुर में लाइए, मणिपुर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में चुनौती दे चुका हूं कई बार। भारत सरकार में लाकर आप नाटक कर चुके हैं। मणिपुर में 5% नहीं बोला, मणिपुर सरकार के खिलाफ क्यों नहीं लाते? कानून पास कर 24 का चुनाव वाला साल है, आगाज ऐसा है, अंजाम कहां तक जाएगा आप पर छोड़ते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद।
देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।